नमस्कार, मेरा नाम रुद्र प्रताप सोनी है। मैं आप लोगों को अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत सरल रेखा में गति एवं उनके आंकिक प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अवकलन के अनुप्रयोग, जैसा कि आप सभी ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, कि अवकलन से प्रश्न कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपने चर और अचर राशियों का अवकलन किया था। अब उससे संबंधित हम वेग, त्वरण, मंदन, विस्थापन आदि संक्रियाओं के द्वारा हम क्या करेंगे, अवकलन का प्रयोग करेंगे कि अवकलन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे हम किसी बस में चल रहे हैं, हमारी स्पीड क्या है, उसमें हमारा वेग कितना है, किस त्वरण से हम बस गति कर रहा है, ये सब की हमें क्या होगा, इसके द्वारा हम जानकारी करेंगे और उसका मापन करेंगे। ये कहलाता है अवकलन का अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम लेते हैं सरल रेखा में गति। मतलब कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रहा है, मतलब एक ही दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो वो कहलाता है सरल रेखा में गति। तो इसको अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम किस प्रकार से बनाए समझेंगे, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे। सरल रेखा में गति, ठीक है बच्चों, स्पष्ट है। सरल रेखा में गति, माना कि कोई कण, ठीक है, माना कि कोई कण OX रेखा में गति कर रहा है, ठीक है, तथा वह P दूरी तय करती है, तो उसमें उसका वेग तथा त्वरण की गणना करनी है। ठीक है, जैसे देखो, सरल रेखा में गति, तो माना कि कोई कण OX रेखा में गति कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मान लो हमारे पास ये क्या है, बिंदु है O, ये एक क्या है, सरल रेखा है। ये हुआ OX, क्या हुआ हमारे पास एक सरल रेखा हुआ। उसमें हम क्या बोल रहे हैं, कोई कण है, मान लो कोई कण है, वो क्या करता है, यहाँ से ये बिंदु है, क्या है, P है, यहाँ तक की दूरी तय करता है। मान लो यहाँ तक की ये कितना दूरी तय किया है, S दूरी तय किया है। ये क्या कहलाएगा, O से P तक का दूरी, इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, S से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, S से प्रदर्शित करते हैं। तब क्या होगा, अब जैसा कि बिंदु क्या किया है, O से X सरल रेखा है, इसमें क्या होगा, मान लो एक बिंदु P है, यहाँ से यहाँ तक की तय की गई दूरी कितना हुआ, S, ये कहलाएगा इसका विस्थापन। अब हमको क्या करना है, किसी कण का ये विस्थापन निकल गया, अतः S किसी कण का विस्थापन कहलाता है। अतः हमें इसके वेग की गणना के लिए इस कण के विस्थापन में क्या करना पड़ेगा, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, T से। समय T के सापेक्ष
अवकलन कर दिया जाता है, जिससे इस कण का वेग प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा कि हमारे पास विस्थापन क्या था, एस था। एस हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन। एस हुआ हमारा विस्थापन। अब जैसा कि उपरोक्त तो मैं लिखा हूं उसके आधार पर, अतः हमें इसकी क्या गणना करना है, वेग की गणना करना है। तो वेग की गणना करने के लिए इसके क्या करेंगे, विस्थापन में समय क्या है, टी के सापेक्ष हम उसका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो s को समय t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt। ये मिलकर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वेग, क्योंकि हम क्या किए हैं, विस्थापन में क्या कर दिए हैं, समय t के सापेक्ष उसका अवकलन कर दिए हैं। इस कारण वो क्या बन जाएगा, वेग। तो वेग को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हो गया बच्चों। अतः वेग की गणना के पश्चात हम इस कण का त्वरण ज्ञात करते हैं, जिस प्रकार हम विस्थापन में समय के सापेक्ष अवकलन करके वेग प्राप्त किए हैं, उसी प्रकार वेग में पुनः समय के सापेक्ष अवकलन करके, पुनः समय के सापेक्ष अवकलन करके त्वरण प्राप्त किया जाता है। नोट कर लो बच्चों। जैसा कि हमने वेग v प्राप्त किया है, अतः
त्वरण प्राप्त करने के लिए समय t के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं, जिससे हमें त्वरण प्राप्त होता है। इसे त्वरण को A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या था, विस्थापन क्या कहलाता था, S। तो हम क्या किए, विस्थापन से वेग प्राप्त करने के लिए क्या किए, विस्थापन से वेग प्राप्त करने के लिए हम क्या किए, विस्थापन में समय के सापेक्ष अवकलन किए। समय के सापेक्ष अवकलन किए तो क्या हुआ, वेग प्राप्त हुआ, मतलब एक बार अवकलन किए तो वेग प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, वेग जो प्राप्त हो गया उस वेग का फिर हम क्या करेंगे, समय के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे। वेग का समय के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, जिससे क्या प्राप्त होगा, हमको त्वरण प्राप्त होगा। ठीक है, जिससे कि हमें त्वरण प्राप्त होगा। जैसा कि अब देखो, त्वरण को A से प्रदर्शित करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेग, ठीक है, वेग किससे प्रदर्शित होता है, v से वेग होता है। अब इसका हम क्या करेंगे, त्वरण में ज्ञात करने के लिए इसका समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो समय क्या है हमारा t, तो अवकलन का ये हो गया d/dt, ये क्या हो गया dv/dt, मतलब ये क्या कहलाएगा, हमारा वेग के सापेक्ष अवकलन हुआ, ये कहलाया हमारा त्वरण। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कर लिए। एक बार हम पुनः इसको एक बार और देख लेते हैं। जैसे क्या था कि मतलब कोई वस्तु है, सरल रेखा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, ये O है, ये X रेखा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। मान लो वो क्या होता है, कोई उपकरण यहाँ से निकला है, कहाँ पहुँचा है, बिंदु P पर। कितना दूरी तय किया है, S दूरी तय किया है। तो ये क्या कहलाता है, उसका विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, S हो गया वस्तु का विस्थापन, या उसको क्या बोल सकते हैं, दूरी भी बोल सकते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये दूरी निकल गया, अब वस्तु का वेग निकालना है। तो वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका समय के सापेक्ष उसका एक बार पुनः क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो अवकलन कर देंगे समय के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, d/dt s, क्योंकि s दूरी है, दूरी का समय के सापेक्ष समय t है, तो समय t के सापेक्ष हम क्या कर दिए, अवकलन कर दिए। ये क्या बन गया उसका, ये v जो क्या कहलाता है, वेग कहलाया। ठीक है, अब वेग के पश्चात हम क्या करते हैं, इसका त्वरण निकालते हैं। तो वेग के पश्चात त्वरण क्या होगा इसका, पुनः हम इसका क्या करेंगे, वेग का, है ना, किसका, वेग का पुनः हम क्या करेंगे, समय के सापेक्ष एक बार अवकलन कर देते हैं। ये क्या कहलाएगा, उसका त्वरण। जैसे पुनः एक बार कर दो तो ये क्या हो जाएगा, d/dt, यहाँ दिया है ds/dt, ये हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, d/dt ds/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये d²s/dt²। v का होगा तो क्या बन जाएगा, ये dv/dt। अब इसका जो होता है अवकलन हो गया, वेग का अवकलन हो गया। तो वेग का अवकलन क्या कहलाता है, त्वरण। तो त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, A से प्रदर्शित करते हैं। तो क्लियर है, मतलब एक बार क्या होगा, कोई वस्तु तय की गई दूरी है, दूरी का हम क्या करते हैं, समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर वो क्या हो जाता है, उसका वेग बन जाता है। और वेग का पुनः और क्या कर देते हैं, एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करने पर वह क्या कहलाता है, उसका
त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो ये अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम यही वेग और त्वरण के बारे में ही समझेंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके आंकिक प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आंकिक प्रश्नों में पहला प्रश्न देखते हैं उदाहरण का, एक कण है ना, जैसे प्रश्न लेते हैं, एक कण सरल रेखा में गति कर रहा है। ठीक है, मतलब कण क्या कर रहा है, एक सरल रेखा में गति कर रहा है। समय t पर उसके द्वारा चली गई दूरी s, संबंध s इज इक्वल टू क्या दिया है, 4t³ प्लस 2t² से दी जा रही है। मतलब उसमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है s इज इक्वल टू 4t³ प्लस 2t² ये दिया हुआ है, तथा समय t बराबर 4 सेकंड पर कण का वेग एवं त्वरण ज्ञात करना है। किसमें, समय t बराबर 4 पर कण का वेग एवं क्या, त्वरण हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें, दिया है कण के द्वारा, ठीक है, कण के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या है, s इज इक्वल टू क्या दिया है, 4t³ प्लस 2t² ये दिया हुआ है हमारे पास। अब हमको क्या करना है, ये तय की गई दूरी दिया हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है, उसकी दूरी, फिर उसके पश्चात उसका क्या निकालेंगे, वेग, उसके पश्चात उसका हम क्या करेंगे, त्वरण, क्योंकि दिया यहाँ पर वेग एवं त्वरण ज्ञात करना है। तो इसके पश्चात ये दूरी है, दूरी के लिए हम, दूरी के बाद हम क्या निकालेंगे, उसका वेग, उसके बाद निकालेंगे उसका त्वरण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दूरी दिया हुआ है, दूरी के बाद हम क्या करेंगे, इसका वेग निकालेंगे। अतः कण का वेग प्राप्त करने के लिए हम इसकी दूरी में क्या करते हैं, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तब दूरी से अवकलन करेंगे एक बार, तब क्या मिलेगा, वेग प्राप्त होगा। तो इसकी दूरी में समय के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करने पर वेग प्राप्त होगा। ठीक है, तो वेग प्राप्त करते हैं। तो दूरी क्या दिया था, s इज इक्वल टू 4t³ प्लस 2t², ये दूरी दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको वेग बनाएंगे। तो वेग के लिए क्या हो जाएगा, एक बार पुनः उसका क्या करेंगे, पुनः समय के सापेक्ष अवकलन से क्या हो जाएगा, ये
डी बाई डी टी, क्योंकि टी यहाँ पर क्या है, समय है, समय के सापेक्ष अवकलन किए डी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। एस का मान कितना है, 4t क्यू प्लस 2t स्क्वायर है, एस का मान रख दो 4t क्यू प्लस 2t स्क्वायर, ये हुआ। अब इसका अवकलन करने के लिए ध्यान से देखेंगे, है ना, ये हुआ d बाई डी टी, ये हो जाएगा 4t क्यूब, अलग अलग करके लेते हैं क्योंकि दोनों के बीच में प्लस चिन्ह है, फिर क्या होगा प्लस, फिर हो जाएगा ये d अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, ये हुआ। अब लेते हैं आगे, अब यहाँ पर देखो ये दो फलन हो गए, 4 और t क्यूब दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग जब होते हैं तब हम उसका अवकलन कैसे करते हैं, प्रथम फलन, फिर क्या होगा दूसरे फलन का अवकल गुना, फिर क्या होगा धन दूसरा फलन और क्या होगा इनटू प्रथम फलन का अवकल गुणांक, ये होता है। ठीक, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 प्रथम फलन, उसके बाद हो जाएगा d अपॉन डी टी, उसके बाद क्या हो जाएगा t क्यूब, ये होगा क्योंकि पहला पार्ट ले रहे हैं, फिर हो जाएगा प्लस दूसरा फलन t क्यूब d बाई डी टी, ये हो जाएगा 4। अब इसको लेते हैं, ये क्या होगा प्लस, फिर ये हो जाएगा 2 d बाई डी टी, फिर क्या आ जाएगा t स्क्वेयर, फिर होगा प्लस दूसरा फलन में क्या आएगा t स्क्वेयर d अपॉन डी टी, फिर क्या हो जाएगा ये 2, ये होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 का 4 रहेगा, d बाई डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, यहाँ पर देखिए नीचे भी t है ऊपर भी t है, एक ही राशि है, तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन करेंगे तो क्या होता है, t क्यूब का अवकलन क्या होगा, t के सापेक्ष हो रहा है, जैसा कि हम जानते हैं, ध्यान से देखना, सूत्र होता है d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n, ऐसा होता है, तो x की पावर n होता है, इसका फार्मूला क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है, उसी के आधार पर ये क्या हो जाएगा n, x की पावर n है, इसको मान लो n, ये हो गया तुम्हारा x की पावर n, तो पहले क्या आता है n, मतलब ये होगा 3, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा t, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर हुआ प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है t क्यूब, फिर क्या हुआ d बाई डी टी 4। अब देखो यहाँ पर ये t समय के सापेक्ष है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो संख्या का अवकलन क्या होता है नहीं होता, तो ये क्या कहलाएगा शून्य, तो ये हो जाएगा इसका मान हो जाएगा शून्य, तो इसके साथ इंटू 0, फिर हुआ प्लस, ये हुआ 2 d बाई डी टी, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटू 2t, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर इंटू ये भी संख्या है 2, इसका अवकलन नहीं होगा 0। अब क्या बनेगा ये आगे, अब देखो 4 इंटू 3 टी स्क्वायर कितना होगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 टी स्क्वेयर, फिर क्या हो जाएगा ये प्लस टी क्यूब इंटू 0, क्या हो गया 0, इसका मान हटा देंगे, प्लस 2 इंटू 2 कितना हुआ प्लस 4t, फिर यहाँ पर क्या हो गया प्लस टी स्क्वायर इंटू 0 बराबर 0, तो ये क्या मिल गया हमको, इसका वेग मिल गया, तो डी एस अपॉन डी टी, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं वेग, ये मिल गया हमको इसका वेग। अब क्या करेंगे इक्वेशन, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वेग है हमारा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमको क्या हो गया, दूरी था, दूरी से हमको क्या प्राप्त हो गया वेग प्राप्त हो गया, अब वेग से पुनः हम क्या प्राप्त करेंगे त्वरण, क्योंकि हमको त्वरण भी ज्ञात करना है, अतः पुनः त्वरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पुनः उसका समय के सापेक्ष एक बार फिर अवकलन कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा त्वरण प्राप्त हो जाएगा, अतः पुनः समय t के सापेक्ष, समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा d
बाई डी टी, ये हो गया v इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ये क्या हो गया 12 टी स्क्वेयर प्लस 4t, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ये हो जाएगा तुम्हारा 12t स्क्वेयर, फिर क्या हो जाएगा प्लस डी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा 4t। ठीक है, ठीक है। जैसा आप देख रहे थे v बराबर v मतलब वेग बराबर क्या निकला 12t स्क्वेयर प्लस 4t, ये निकला। इसको हम दिए थे समीकरण नंबर 2, ये हमारा क्या निकला था वेग। वेग का हम क्या किए, फिर से समय के सापेक्ष अवकलन कर दिए। समय के सापेक्ष अवकलन किए तब क्या मिला हमको, त्वरण। तो ये हो गया dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी 12t स्क्वायर प्लस 4t, मतलब इसका क्या कर रहे हैं हम, अवकलन कर रहे हैं। अब अवकलन करने के सिलसिले से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर हो गया। अब देखो अब देखिए इस स्टेप के बाद हम आगे स्टेप लेके चलते हैं। तो ये हो गया dv अपॉन dt। तो मैं जैसे आपको बताया था कि dv अपॉन dt उसको क्या लिख सकते हैं, त्वरण हो गया। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, a से। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू a हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है, d बाई डी टी 12t स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 d बाई डी टी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये t स्क्वायर, फिर होगा प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि इसका दूसरे फलन की तरफ से करेंगे, टी स्क्वायर डी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा फिर 12, फिर होगा प्लस ये वाला प्लस, फिर उसको सॉल्व करेंगे उस वाले फंक्शन को, तो फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 4 डी बाई डी टी, फिर क्या दिया हुआ है टी प्लस टी डी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा फिर 4। क्लियर है इतना। अब देखो क्या होगा, ये a मतलब त्वरण बराबर क्या हो जाएगा 12, ठीक, इंटू डी बाई डी टी टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2t, राइट। फिर क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पर संख्या है, फिर आ गया 12, तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा प्लस ये हुआ 4 के बाद क्या हुआ डी टी टी, ये क्या हुआ टी के सापेक्ष, मतलब टी का अवकलन क्या होगा 1 होगा, ये हो जाएगा इंटू 1, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस टी इंटू डी बाई डी टी 4, इसका क्या मान होगा 0। अब इसको फिर से लिखते हैं अच्छे से, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2t, कितना हो जाएगा ये 24t, फिर क्या हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर इंटू 0 मतलब 0, शून्य हो गया मान। फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 का 4, फिर ये t इंटू 0 का मान क्या हो गया 0। ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 3, जो क्या कहलाएगा हमारा त्वरण। ठीक है, जैसे एक मिला हमको वेग, वेग के पश्चात हम पुनः क्या किए, उसका अवकलन किए, उससे हमको क्या प्राप्त हुआ, त्वरण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे जैसा, अतः प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, क्या बोल रहा था, प्रश्नानुसार यदि t बराबर 4 हो तो, क्या बोला था, t बराबर 4 हो तो वेग एवं त्वरण की गणना कीजिए, ऐसा हमारे प्रश्न में था। वेग एवं त्वरण की गणना कीजिए यदि t बराबर 4 हो तो। अब हमारे पास निकल गया है, दूरी भी दूरी तो दिया हुआ था, वेग हम निकाले हैं, त्वरण का भी मान निकाले। अब इसमें क्या करेंगे, जहां पर t है, ठीक है, वेग और त्वरण में जहां जहां t है तो t की जगह हम क्या रखेंगे 4, उससे क्या हो जाएगा, उसका गणना हो जाएगा। तो आओ गणना करके देखें। अब यहां से देखेंगे, अतः समीकरण 2 में t बराबर 4 रखने पर, समीकरण 2 में t बराबर क्या रखेंगे
4 रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, वेग है, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, t के जगह में हम कितना रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग, फिर क्या हो गया प्लस 4 इंटू ये कितना है, t के जगह हम कितना आएगा यहाँ 4 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 12, ठीक है, इंटू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू 4 कितना हुआ 16। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 16 दाम 160 और 16 दूनी 32, कितना हुआ 192 है ना। तो ये हो गया 192 प्लस 16, जोड़ो कितना आएगा 6 2 8, 9 और 1 10 का 0 1 208। अब देखो ये क्या है, वेग है, ठीक है। तो दूरी हमेशा किस में प्रदर्शित करते हैं, दूरी जो है उसका मात्रक क्या होता है मीटर होगा, वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 208 मीटर प्रति सेकेंड, ये कहलाएगा इसका वेग। v है, v मतलब क्या हुआ वेग हुआ, ठीक है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं v से। तो वेग बराबर कितना हो गया 208 मीटर प्रति सेकेंड, ये वेग की गणना हो गया है ना। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, त्वरण की गणना करेंगे है ना। अतः समीकरण 3 में क्या करेंगे, t बराबर 4 रखने पर, समीकरण 3 में t बराबर 4 रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है हमारा, a इज इक्वल टू 24, क्या था 24 t, फिर क्या था प्लस, समीकरण 3 क्या है 24 t प्लस 4, ये समीकरण 3 है। अब इसमें t के जगह हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो t इज इक्वल टू 4 रखने पर क्या हो जाएगा, ये t इज इक्वल टू 4 से क्या हो जाएगा, त्वरण a बराबर त्वरण है इज इक्वल टू 24, t का मान कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया प्लस 4 कितना हुआ 4 चौक 16 का 6 1 4 दूनी 8 और 1 9 96 हुआ, ये हुआ प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 100। अब 100 हो गया। अब ये क्या है त्वरण है, तो त्वरण का मात्रक क्या बताया था मैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या कहलाता है इसका त्वरण। अतः वेग बराबर कितना प्राप्त हुआ हमको 208 मीटर प्रति सेकेंड, तथा त्वरण कितना हो जाएगा इसका 100 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्या हो गया, पूर्ण हो चुका है। आप देखिए अभी किसी को इसमें डाउट है, नहीं है, तो एक बार और देख लेते हैं। जैसे वेग निकाल लिए, वेग का एक बार पूरा अवकलन कर दो, समय के सापेक्ष ही अवकलन होगा। समय के सापेक्ष अवकलन होने के बाद क्या बनता है वो त्वरण। अब यहाँ पर t का मान हमको प्रश्न में दिया था, उसके आधार पे हम मान रख दिए, उसके बाद ये क्या हो गया, प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो दूसरा प्रश्न देखो है ना, एक कण सरल रेखा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। एक कण सरल रेखा में गति कर रहा है, जहां पर क्या हुआ है उसका दूरी दिया है s। एक कण क्या कर रहा है, सरल रेखा में गति कर रहा है जिसमें दूरी दिया है s इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस
टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 9t माइनस 4 से क्या कर रहा है, ये गतिमान है ये कण, है ना। अब क्या बोल रहा है, यहाँ मीटर में है, ठीक है, मीटर में है। इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि इसका विस्थापन एवं त्वरण जबकि वेग 0 मीटर प्रति सेकंड है, और विस्थापन जब वेग जबकि त्वरण कितना है, 0 है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ठीक है, विस्थापन व वेग जबकि त्वरण क्या है, इसका 0 है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे सर्वप्रथम मैं बताया हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो पहले क्या करना है हमको, दूरी दिया हुआ है तो वेग और त्वरण का क्या कर लेना है, गणना कर लेना है। तो सॉल्व करते हैं, पहले वेग और त्वरण निकाल लेते हैं, उसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ते जाएंगे, सॉल्व करेंगे ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व। तो दिया है कण की दूरी कितना हुआ, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 9t माइनस 4। ये क्या दिया हुआ है, कण की दूरी। अब कण की दूरी के पश्चात हम क्या निकालेंगे, इसका वेग निकालेंगे। अतः समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष क्या कर दिए, अवकलन कर दिए। t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये हुआ t के सापेक्ष, जैसे हम अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ds/dt। ये हुआ क्योंकि t समय क्या है, इसका t है, तो t के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, इसको अवकलन कर रहे हैं। तब ये क्या हो जाएगा, d/dt, ये हो जाएगा t क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 9t, फिर क्या हो जाएगा माइनस 4। ये दिया हुआ है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t क्यूब दिया है, तो ये हो जाएगा d/dt, ये हो गया t क्यूब, फिर हुआ माइनस d/dt, ये कितना हो गया 6t स्क्वेयर, फिर क्या हुआ प्लस d/dt, ये हो गया आपका 9t, फिर क्या हुआ माइनस d/dt, ये क्या हो गया 4। क्लियर है। अब देखो, अब तो आप लोगों ने अवकलन करना सीख ही लिया होगा, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या हुआ, ds/dt बराबर क्या कहलाएगा ये, क्योंकि दूरी का एक बार अवकलन हो रहा है, मतलब ये क्या बन जाएगा, वेग बनेगा। तो वेग हो जाएगा v, यहाँ से d/dt t क्यूब है, तो t क्यूब का क्या हो जाएगा, d/dt t क्यूब, ये हो जाएगा तुम्हारा 3t स्क्वेयर, ये होगा। फिर क्या हो जाएगा माइनस 6, ये क्या हो जाएगा 6t स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 6d/dt, ये हो जाएगा t स्क्वेयर, ये होगा। फिर क्या हो जाएगा ये प्लस, फिर क्या हो जाएगा t स्क्वेयर, फिर हो जाएगा प्लस t स्क्वेयर d/dt, ये कितना हो जाएगा 6, ये होगा। क्लियर है। फिर क्या होगा प्लस, इसके बाद देखो ये स्टेप आगे नहीं जा पाएगा, उधर ब्लैक बोर्ड में आप लोग को स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, इस कारण मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया हमारा स्टेप, ये हुआ प्लस, यहाँ से लेते हैं प्लस, ये हो जाएगा d/dt 9t है, तो ये हो जाएगा 9d/dt इंटू t, फिर क्या हो जाएगा प्लस td/dt, ये हो जाएगा 9, हो गया। फिर क्या हुआ माइनस d/dt, ये कितना हो गया 4, ये हुआ। अब सॉल्व करेंगे तो v बराबर क्या निकलेगा 3t स्क्वेयर, ये हो गया 3t स्क्वेयर माइनस, ये हो गया आपका 6t स्क्वेयर है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2t, ये हुआ। फिर क्या हो जाएगा प्लस t स्क्वायर d/dt 6 है, तो संख्या इसका अवकलन नहीं होगा, क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0
तो इसको लिख देते हैं 0, या लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा 6 × 2t, फिर क्या हो जाएगा प्लस 9 है, d/dt t है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस क्या हो जाएगा, ये t d/dt 9 है, संख्या है 0 हो जाएगा, इधर भी संख्या है, इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो v का मान क्या मिलेगा हमको, v = 3t² माइनस 6 × 2 कितना हो गया 12t प्लस कितना हो गया यहाँ पर 9, ये हो गया। ठीक, ये हमारा क्या मिला, इसका वेग कहलाएगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। ये हमको क्या प्राप्त हुआ, इसका वेग। अब हमको क्या प्राप्त करना है, इसका त्वरण। वेग के पश्चात हम क्या करेंगे, त्वरण। अतः समीकरण 2 का, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 का पुनः समय t के सापेक्ष, समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर दो, क्या हो जाएगा ये d/dt, ये क्या है v, क्योंकि वेग का कर रहे हैं हम पुनः अवकलन, = t/dt, ये क्या दिया हुआ है 3t², फिर क्या हुआ -12t, फिर क्या हो गया +9, ये दिया हुआ है। हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करते हैं। ठीक है, अब देखो dv/dt मतलब वेग का हम क्या कर दिए, फिर अवकलन कर दिए। तो वेग का अवकलन क्या कहलाता है, त्वरण। तो त्वरण हुआ आपका a, d/dt है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये d/dt, ये हो जाएगा 3t², फिर क्या आ जाएगा -d/dt, ये हो जाएगा 12t। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस d/dt, उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है 9, तीनों अलग अलग है, इसका मान रखना अलग अलग रखना पड़ा। ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा d/dt, 3t² है, इसको ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3d/dt, ये हो गया आपका t², फिर से क्या हो जाएगा ये प्लस t² d/dt, ये हुआ 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा माइनस, है ना, क्या हो जाएगा -12 d/dt, उसके बाद क्या आ जाएगा t प्लस क्या हो जाएगा यहाँ t d/dt, ये कितना होगा 12, ये हुआ। अब देखो इस स्टेप के बाद इस स्टेप में जाते हैं, तो इस स्टेप को यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा या यही बन जाएगा, इसको लिख देते हैं प्लस d/dt, ये हो गया 9। क्लियर है इतना। अब देखो ये स्पष्ट दिख रहा है ना, है ना। अब देखो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a = 3 d/dt t² है, तो ये हो जाएगा 3 × 2t, ये मिलेगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस t² d/dt 3 आ गया, इसका मान हो जाएगा 0, फिर क्या होगा यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा -12, यहाँ पर क्या हुआ d/dt t है, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक, फिर क्या हो जाएगा प्लस t d/dt 12 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, फिर d/dt 9 है, इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 मान मिलेगा। ठीक है, अब इसको ये करेंगे तो क्या हो जाएगा a = 3 × 2, t बराबर कितना हो जाएगा ये 60, ये हो जाएगा -12, ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 3। यही क्या होगा हमारा त्वरण होगा। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, नहीं है, तो इसको नोट करते रहिए। तो बच्चों आपने देखा कि इसमें हम सबसे पहले दूरी हमको दिया हुआ था,
दूरी के बाद हम क्या निकालें, उसका वेग निकालें। वेग के पश्चात हम क्या किए, उसके त्वरण की गणना किए। तो इस प्रकार से हम उसका वेग और उसके पश्चात उसका त्वरण निकालते हैं। अब हमको जो प्रश्न में कहता है उसके आधार पर हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं। जैसे समय दे दिया, t बराबर 5 दे दिया, t बराबर 6 दे दिया, 7 दे दिया, जो भी समय दे दिया, केवल उसके मान को हम समीकरण, अगर दूरी में मान बोल रहा है, दूरी ज्ञात करने, तो दूरी में उसका मान रखेंगे। वेग में उसका मान बोलेगा तो हम क्या करेंगे, वेग में उसका मान रखेंगे। और त्वरण में उसका मान बोलेगा तो त्वरण में मान रख के सॉल्व कर देंगे। और ध्यान रखना कि इसका मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और जहां त्वरण की बात आती है वहां पर उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने अवकलन के अनुप्रयोग में आज इतना ही देखा, जिसमें सरल रेखा में गति, किस प्रकार से कोई कण सरल रेखा में गति करता है, और उस पर आधारित कुछ अंकिक प्रश्न देखें। तो इस तरह से ये क्या होता है, यह चैप्टर जो है वह पूर्ण होता है। ठीक, धन्यवाद।